नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। साथ में स्वागत कर लेते हैं व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, नमस्ते जी। जय श्री राम। दर्शकों, इस समय सोशल मीडिया पर, खास तौर से स्थापित मीडिया पर भी एक कुएं की बड़ी चर्चा है और बताया जा रहा है कि वो कुआं एक ठाकुर का है। अब अचानक ये ठाकुर का कुआं कहां से आ गया? दरअसल हुआ ये कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर बोलते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता ठाकुर का कुआं, उसका वाचन कर दिया अपने भाषण के साथ। लेकिन वो ठाकुर का कुआं सीधे राज्यसभा से उठा और उसके बाद पहुंच गया बिहार। और मजे की बात यह है कि बिहार में उनकी ही पार्टी, अभी बातचीत में आगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इस ठाकुर के कुएं पर किस किस तरह की बाल्टी, मग्गा, गिलास लेके कैसे कैसे पानी भरने का इंतजाम करने लगे हैं। इस पर जरा बात करते हैं। व्यालोक जी, जी। महाराज, ये कुआं ठाकुर का, चलिए, बात निकली मनोज झा के मुंह से, मामला था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का, लेकिन अब तो कई लोगों की बाल्टी उस कुएं में गिरी पड़ी है। कई लोग उसमें से टनों मग्गा भर के पानी छिड़क रहे हैं, तर्पण हो रहा है। ये कुल मामला क्या है? इसकी मानसिकता कहां से पैदा हुई? ये क्या है? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं आपके प्लेटफॉर्म पर भी ये बात और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि जो कुपड़ होते हैं उनको कुछ पैसे दे दिया जाना चाहिए, उनको राय वगैरह नहीं देनी चाहिए। मनोज झा कहने को प्रोफेसर है, लेकिन जो व्यक्ति एक सजा याफ्ता मुजरिम का नौकर है, उससे आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? जो आदमी लालू प्रसाद यादव और उसके दो अनपढ़ बेटों की चाकरी करता है, वह कितना पढ़ा लिखा होगा यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और यह न तो दर्शकों को बताना चाहिए मुझे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में वह कविता लिखी थी, ठाकुर का कुआं। जी। मनोज झा को किसी वामपंथी ने, क्योंकि आजकल तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पर अर्बन नक्सल्स का कब्जा है, ये जो दो विषधर हैं बहन भाई, इनके आसपास सारे नक्सली वामपंथी ही हैं। और जो भी थोड़ा गमछा लेके या पान चबा के मनोज झा नकल करता है, वह वामपंथियों की ही करता है। तो किसी वामपंथी ने उसको कहा होगा कि भैया यह कविता पढ़ दो, कविता पढ़ दो। कविता सही भी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि अच्छे लेखक हैं, लिखाड़ हैं, उनकी इज्जत करता हूं मैं। और वह उनका आत्मानुभूत उनकी कविता है। मनोज झा का उससे क्या लेना देना? दूसरी बात, मनोज झा जिस बिहार का है, वहां ठाकुर का मतलब, अब देखिए स्थिति यह है कि मुझे अब जातियों का नाम लेके बताना पड़ेगा। तो बिहार में ठाकुर का मतलब राजपूत नहीं होता है, जिस पर राजपूत लोग कौवा कान लगे हैं और उस पर बवाल किए हुए हैं। और इसलिए बवाल किए हुए हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है और उसने राजपूतों को गाली दी है। मतलब मैं तो हिंदू समाज की दशा देखकर मतलब इतना हंसता हूं, इतना लोटपोट होता हूं। अगर मनोज झा ब्राह्मण है तो फिर इस पूरी दुनिया में कोई भी ब्राह्मण, अगर मनोज झा जैसा अधम व्यक्ति, जो एक ऐसे व्यक्ति की चाकरी कर रहा है जो बाकायदा सजा याफ्ता है, वह व्यक्ति अगर ब्राह्मण है, तो फिर इस धरती पर अब केवल स्वपच चांडाल यही लोग बच गए हैं जिनको ब्राह्मणत्व दे दिया जाए। दूसरा, उसका विरोध कौन कर रहा है? चेतन आनंद, उसी आरजेडी का विधायक। और चेतन आनंद कौन है? चेतन आनंद है एक अपराधी का बेटा जिसका नाम है आनंद मोहन, और वह आजकल राजपूत हृदय सम्राट बने हो, या आप कहिए तो जो भी राजपूत कहिए, सिंह कहिए, ठाकुर जी कहिए, जो भी कहिए। जी। खैर, ठाकुर जी का मतलब तो हमारे ठाकुर जी हो जाएगा। आप यह देखिए कि दोनों जातियों ने अपना प्रतीक किसको बनाया है। क्षत्रिय कुलभूषण वह आनंद मोहन सिंह है जिसको जबरदस्ती जेल से छुड़ाने के लिए नीतीश बाबू ने, तुगलक कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया, वरना वह अपराधी अभी पूरी जिंदगी जेल में रहता है। और केवल उस अपराधी
को छूट नहीं मिली है, 6-7 और अपराधी हैं, जिसमें कुछ बलात्कारी भी छूटे हैं, कुछ और भी छूटे हैं। जी। वह व्यक्ति क्षत्रिय कुलभूषण है। वाह रे मेरे परशुराम के अवतार ब्राह्मणों, और वाह रे मेरे शिवाजी की वंशज, राणा प्रताप के वंशजों। तुम लोगों को अगर तनिक भी शर्म होगी तो तुम लोग जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब। आनंद मोहन क्षत्रियत्व का प्रतीक हो गया, और ये मनोज झा ब्राह्मणत्व का प्रतीक हो गया। ब्राह्मण मतलब क्या होता है भाई? ब्रीह धातु से बना है। ब्रीह मतलब एक्सपेंशन, जो लगातार बढ़े, बढ़ता रहे। ये मनोज झा आपको लगता है कि यह बढ़े? ब्राह्मणत्व चेतना का वह स्तर है, वह परिष्कार है जहां ब्राह्मण ब्रह्म हो जाता है। और फिर वह ऐसी तुच्ची बातें नहीं करता है कि कुआं ठाकुर का और ज्वार बाजरा किसका। 1981 ईस्वी और 2023 ईस्वी में बहुत अंतर है, बहुत गंगा जमुना में पानी बह चुका है। लेकिन हमारे लकड़बग्घों शेरों को कौन समझाए? मनोज झा बावन है, हई क्षत्रिय, हई ठाकुर है, निकाल ले तलवार। कुछ ब्राह्मणों को मैं देखता हूं ना, जय परशुराम के साथ जय दादा रावण। अब पर हंसिए, माथा पीट लीजिए, क्या कीजिए भगवान जाने। एक तो आपके पीछे वैसे ही तमाम शक्तियां हैं, उसके ऊपर खैर बात मनोज झा पर। किसी कुपड़ वामपंथी ने बताया होगा कि दादा जब आप गमछा फटकार के ऐसे ऐसे करते चबाते हुए बोलेंगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ा भी। लेकिन आनंद मोहन चूंकि अभी रिहा हुआ है, आनंद मोहन को अपनी हैसियत साबित करनी है, क्योंकि बिहार की राजनीति का वह फ्यूज बल्ब है। अब आनंद मोहन की वहां ना तो कोई वक़्त है ना औकात है। दूसरी बात, ठाकुर बिहार में ब्राह्मण होते हैं, नाई होते हैं, मैथिल ब्राह्मण होते हैं, और भी 5-6 जातियां होती हैं। भूमिहार भी ठाकुर लगाते हैं। मतलब अगर ठाकुर का अर्थ केवल क्षत्रिय होता है, केवल राजपूत होता है, यह मुझे पता चला दिल्ली में जाके। क्योंकि हमारे यहाँ तो ठाकुर मतलब या तो नाई या बाभन। फिर हमने फिल्मों में देखा ठाकुर साहब वो मूछ टीका, और हरेक ठाकुर विलन ही होगा, हरेक पंडित साला बलात्कारी ही होगा। हमारी फिल्मों ने तो यही दिखाया है। तो भाई ठीक बात है, न बावनों को बख्शा गया है, न राजपूतों को बख्शा गया है। ठाकुर साहब होंगे तो वो दरुवल होंगे, दारू पी के किसी काम वाली को ही कुछ ना कुछ लटापट्टी करेंगे। बावन होगा तो चुटिया रखे हुए और उनके पीछे पीछे बही खाता लिखते हुए आटा लेने के बहाने रोटी कपड़ा और मकान में बलात्कार कर देगा या कुछ भी करेगा। बनिया तो खैर गए ही। तो आपके ऊपर हमले कितनी जगह से और कितने हो रहे हैं, और आप कितनी घटिया बातों में मशरूफ हैं। उस मनोज झा की बात सुननी नहीं चाहिए, उस पर पूरी दुनिया वितर्क कर रही है, तर्क कर रही है। बिल्कुल ठीक बात। मनोज झा ने जो कहा वो भी साफ आपने बताया है कि वो एक कविता है, और उसमें ठाकुर एक किसी जाति से नहीं बल्कि वो एक जो मानसिकता है, खैर वो 80 के दशक की कविता है। लेकिन यहाँ बाकी जिस सबसे पहला विरोध जो है वो उन्हीं की पार्टी से हुआ, आपने बताया आनंद मोहन के लड़के चेतनानंद उसने किया, उसके बाद और भी लोग आए। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया। खैर समर्थन किया, और समर्थन ये कहते हुए किया कि भाई वो विद्वान आदमी हैं, वो जब कहे होंगे तो कुछ अच्छा ही कहे होंगे। अच्छा व्यालोक जी, अगर बिहार की राजनीति को मैं देखूं और लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी और उनकी जो राजनीति है लालू की, अगर उसको देखूं तो मुझे एक जुमला याद आता है लालू यादव को दिया हुआ, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो, एक तो जरा दर्शकों को बताइए जरा बड़े शॉर्ट में कि ये भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या था इस जुमले का, और दूसरा क्या लालू यादव और उनकी राजनीति जो भूरा बाल साफ करो वाली जो जातीय राजनीति थी, विद्वेषपूर्ण जातीय राजनीति थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सहायक हो रहे हैं ये आपके झा साहब? बिल्कुल उसी में ये सहायक भी है, और लालू के बारे में जो भी जानता है, उसकी राजनीति को जानता है। मैं अक्सर अपनी भाषा में भद्र रहता हूं, लेकिन मैं लालू को कोई सम्मान नहीं देता, क्योंकि मैंने वह
दशक देखा है, वह दशक बीता है जब मैं पटना स्टेशन पर रहने को मजबूर होता था। मैं अपने मामा के यहाँ 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता था क्योंकि शाम के 6 बज जाते थे। आज के जनरेशन जी के लोग उस बात को, उस दर्द को नहीं समझ सकते हैं। मैं 3 दशक से भटक रहा हूं। मुझे भटकने की क्या जरूरत थी? मैं क्यों लखनऊ में रहूंगा? मैं अपने घर पर क्यों नहीं रह सकता हूं? और वह इतर बात है, लेकिन वह नारा जो था, भूरा बाल, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बौ से ब्राह्मण, लौ से लाला। तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को साफ करो और बाकी जो भी। वह 90 के दशक का वही जहरीला दौर था जब यूपी में लगाया जा रहा था नारा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो तलवार जूते चार। जूते चार, बिल्कुल सही। और बिहार में लगाया जा रहा था कि भूरा बाल साफ करो। और कौन कौन से नारे नहीं लगाए गए। और उसके बाद अगर वही नेता आकर कहते हैं सामाजिक सौहार्द और इसकी बात, तो वो इसलिए कह पाते हैं कि हमारे देश की जनता या तो इतनी स्वार्थी है या इतनी मूर्ख है कि वह इन नेताओं को बर्दाश्त करती है। वरना जिन्होंने समाज के एक पूरे हिस्से को काटने की, बांटने की बात की हो, उसको आप आज भी नेता बना के लगे हुए हैं। लालू से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए वो देखिए, वो हमेशा ही इस तरह की राजनीति का माहिर रहा है। इसके पहले उसने शिवानंद तिवारी को लगातार मोर्चे पर आगा रखा और शिवानंद तिवारी भी अलर बलर बोलते रहे और वो सबको बाबा बाबा कहते हुए कि भाई देखिए। और अंदर से लालू यादव बहुत मजा लेता है। उसको लगता है कि वाह गुरु, अब मजा आ रहा है, बबना सबके तो हम ठीक करत ठीक है नू। और मनोज झा उसका अभी नया ये है क्योंकि तेजस्वी का ट्रेनर है, तेजस्वी के साथ सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और मनोज झा ने पहली बार तेजस्वी को डीयू में इंट्रोड्यूस किया था बौद्धिकों के बीच। मतलब बौद्धिकों की सभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया था। तो भाई उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा। रही बात चेतन आनंद की, तो चेतन आनंद उसी पार्टी से विधायक है। मैं ये नहीं कहता कि ठाकुर का कुआं कविता, और उसकी बात तो मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ कौआ कान ले जाने वाली बात है। मैं केवल ये कहूंगा कि 1981 ईस्वी की जो कविता लिखी गई, इनका कुशिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर, वह 600 साल पहले लिखे गए रामचरितमानस पर, जबकि रामचरितमानस साधारण कविता नहीं है, वह महाकाव्य है और वह प्रभु का गुणगान है। उसकी कथा का एक आधार है, उसमें एक आध्यात्मिकता भी है और ऐतिहासिकता भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है वह कविता है। 600 वर्षों पुरानी कविता का कुछ मामला निकाल के और आप उस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस कविता को आप अभी भी, जैसे इन लोगों के लिए देखिए, ये वामपंथियों के लिए कितना आसान है। इनका क्या कहना होता है कि रामायण और महाभारत मिथक, ठीक। अब इसके बाद 3-4 मोटी गालियां जोड़िए, अबे डॉट 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 डॉट। अगर वो मिथक है, रामायण अगर मिथक है, तो शंभू की कथा कहां से तुम पेल रहे हो? अगर महाभारत मिथक है तो तुम ससुर एकलव्य की कथा कहां से पेल रहे हो? और एकलव्य की कथा का केवल अंगूठा क्यों पेल रहे हो, जबकि आज कई तरह से सिद्ध हो चुका है कि तीरंदाजी में अंगूठे का कोई योगदान नहीं होता है। बड़े बड़े तीरंदाज इस तरह से खींचते हैं। या तो तुम कह दो कि भैया ये सब कहानियां इतिहास हैं और हम उसी हिसाब से रहेंगे, या कह दो कि मिथक हैं। एकलव्य भील राजा का बेटा था, वह दुर्योधन की सेना का सेनापति था। यह तथ्य आप छुपा लेते हैं। उसको बाकायदा कई गांव मिले हुए थे, वह एक राजा की तरह रहता था, यह तथ्य भी आप छुपा लेते हैं। और मुझे इस सब से भी मतलब नहीं है कि तुम क्या छुपाते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि तुम गर्हित नाली के वो कीड़े हो, वामपंथी और कांग्रेसी, जिनकी किसी भी बात का मैं कोई वजन ही नहीं लेता। मुझे केवल एक बात जाननी है, अगर रामायण महाभारत मिथक है तो शंभू और एकलव्य कैसे ठीक है? और उन्हीं को आधार बना के तुमने पूरे एक जमात को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को गाली दी है। चतुर और घोड़ा में से एक ही चलेगा ना सर? या तो चतुर बोलो या घोड़ा बोलो, दोनों चीजें कैसे चलाओगे?
उसी तरह ठाकुर का कुआं, अव्वल तो अब कोई कुआं नहीं है, दूजे ठीक है बुद्धि होगी कहीं। मैंने आज तक मुझसे किसी मंदिर में जात का स्कैनर लगा के मुझसे नहीं पूछा गया कि लो ये स्कैनर लगा। मैं तिरुपति से लेके काशी विश्वनाथ धाम तक चला आया और मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बहुत परेशान रहा। मुझे लगता था कि इस ससुरे बावन सब जो हैं वो स्कैनर जगह जगह लगाए हुए हैं कि जात तुम्हारी फटाक से कैच करके और उसके बाद हटा देते हैं। लेकिन मैं कितने मंदिर गया, कहीं जात का स्कैनर नहीं मिला। मैं होटल्स में जाता हूं, वहां मुझसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में मैं ये जरूर देखता हूं कि यहाँ हलाल ही मिलता है। उससे दिक्कत नहीं होती है मनोज झा, उससे दिक्कत नहीं होती है लिब्रांडुओं को। क्यों हलाल खाएगा एक हिंदू और सिख? क्यों एयर इंडिया में हलाल और कोशर तुम पेश करोगे भाई? और तुमको करना है तो तुम करो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ससुर ठाकुर का कुआं, जमीन उनकी, अपना क्या, खेत क्या। अरे उसी तरह इनके मालिक का मालिक वो विषधर जो है राहुल गांधी घूम रहा है, कभी मैकेनिक बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, रटे जा रहा है कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी, 3 ओबीसी सेक्रेटरी। अरे भैया तुम्हारा खानदान 60 साल रहा, तुमने क्या किया तुम देखो ना। और आज की डेट में जब कुआं ही नहीं है तो उसके पानी पर किसने ये लगा दिया? और मनोज झा को मैं और एक अच्छी सलाह देता हूं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि तो आत्मानुभूत लिख रहे थे, उनसे बड़ा नाम है प्रेमचंद। और प्रेमचंद जी ने भी बहुत विश्वमन किया है बावनों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ। उनकी कहानी ले लो सदगति, और सदगति का वाचन करो अगली बार, उससे और ज्यादा तुम्हें मिलेगा। क्योंकि उसमें एक पंडित जी लकड़ी की एक ऐसी गांठ दुखी चमार को फाड़ने के लिए दे देते हैं जो बहुत मोटी रहती है, और खाना खाने जाना चाहता है तो खाना नहीं खिलाते हैं उसको, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसे वह उसके पैर में फंदा बांध के और दे आते हैं, और यही सदगति होती है। प्रेमचंद की सदगति ये थी। और प्रेमचंद कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ में पहले भाषण दिए। सज्जाद जहीर कौन थे? आज जिनकी संतान की संतान पंखुड़ी जहीर हंगामा किए हुई है। ये सब प्रलेस का किया धरा है। ठीक बात, बिल्कुल ये ठीक प्रगतिशीलता के नाम पर इन्होंने जो जहर बोया है उसकी फसल हम लोग काट रहे हैं, और अभी बहुत काटेंगे। क्योंकि अब तो प्रलेस आगे बढ़ के वो भीमवादी, मीमवादी और पता नहीं क्या क्या हो गया है। कितना बांटेंगे ये, कितना बांटना चाहते हैं ये, यह समझ के बिल्कुल बाहर है। और इसीलिए मैं तो कहूंगा कि हम लोगों ने 18-20 मिनट इन पर खर्च किए, वह भी बेकार ही बात है। बिल्कुल ठीक बात है। इस मनोज झा को और इस आनंद मोहन को, ये लोग अपराधी हैं, घोषित अपराधी हैं, न्यायालय से सजा पाया अपराधी है आनंद मोहन और लालू यादव। इन पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि चीजों को इस तरीके से उलझा दिया जाता है, या आपने उसके लिए बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, कौवा का कान लेके उड़ जाना। तो ये चीजें जो लगातार होती हैं, हो सकता है मनोज झा के सामने एक ये भी व्यवस्था हो, उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा है तो दूसरा टर्म, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कुल मिला के व्यालोक जी, ये तो साफ तौर पर नजर आता है कि ये एक नकारात्मक राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही हो जातीय जनगणना के बारे में, चाहे ओबीसी के इस तरह का। तो ये एक जो 2014 के बाद एक जो हिंदू जनमानस, एक सनातन के ब्रांड के नीचे जो एक भाव से दिखाई दे रहा है या संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम एक मुद्दे पर एक राय, एक दृष्टि बनाता हुआ दिख रहा है। अब ये उसके विखंडन की शायद कोशिश है। अब ये कितना सफल होगी, कितना असफल होगी, ये तो 2014 ने दिखाया, 2019 ने दिखाया, 2024 सामने है, ये भी दिखाएगा। जी, अगर आप कुछ कंक्लूड करें तो। इनकी बांटने की तो पुरानी राजनीति है ना। इन्होंने किससे कोशिश नहीं की? पहले इन्होंने फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, 2 बांटा, फिर बैकवर्ड में बांटा कि ओबीसी, एससी, एसटी, फिर इन्होंने दलितों में महादलित किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आदिवासी दलित नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। अब ये बांट रहे हैं कि भैया जो ईसाई हैं वो ईसाई भी
जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी आरक्षण दो, उन मुसलमानों को भी दो। इनको मुसलमानों का पसमानदा और अशराफ नहीं दिखता है। ईसाइयों का जो विभाजन है, ईसाइयों में भी जो दलित लोग हैं उनके चर्च तक ये नहीं जाने देते। आप पंजाब में चले जाइए, मिशनरीज की क्या हालत है आप देख लीजिए। आप केरल में चले जाइए, चर्च अलग है, पूजा पद्धति अलग है, सारी चीजें अलग हैं, और उसके बाद ये सनातनियों को सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और सनातन में मुझे यही कहना है कि सनातन को अगर ये लोग धूप बत्ती दिखाते हैं तो सूरज को आईना दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जल जाओगे बेटों, इसलिए सनातन को रहने दो, क्योंकि सनातन जब तक छिपा हुआ है, वरना सनातन परशुराम भी पैदा करता है, सनातन वामन भी पैदा करता है, और सनातन वराह अवतार भी पैदा करता है। और वराह अवतार धरती को अपनी उसी थूथन पर लेके और टांग भी देते हैं। तो ये लोग इम्तिहान ले रहे हैं पेशेंस का। इनको दशावतार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी दिन अगर सनातनी इकट्ठा हो गए और किसी दिन अगर उनका दिमाग सनक गया तो ये झा और ये जो युवा हृदय सम्राट हैं आनंद मोहन, ये सब कहीं दिखेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और बिल्कुल ठीक बात है व्यालोक जी, आपने जिस तरह से कहा कि नकारात्मक राजनीति की अब कोई जगह कम से कम भारत में नहीं होनी चाहिए, नहीं है। उम्मीद है कि आप से इस वार्ता का लाभ दर्शकों को मिला होगा। दर्शकों, हम ऐसे हर विषय को, चाहे वो राष्ट्रीय फलक के हों, चाहे वो क्षेत्रीय फलक के हों, लेकिन जो समाज पर असर डालने में सक्षम है या असर डाल सकते हैं नकारात्मक, खासतौर से हम उन विषयों को जरूर एड्रेस करते हैं। तो आज की चर्चा हमारी कैसी रही, इस पर आपका आकलन, आपकी राय हमें जरूर चाहिए। तो आइए व्यालोक जी को आज की इस चर्चा के लिए देते हैं धन्यवाद। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार।